Hello everyone, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। सो क्या है ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड के, और फिर हम उस वर्ल्ड को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड हम ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि जो लाइफ थी अर्लियर टाइम्स पे वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट थी, या फिर एट प्रेजेंट जो लाइफस्टाइल है वो एंशिएंट टाइम पे या फिर पास्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और हिस्ट्री की हेल्प से हम उस पास्ट में जाके स्टडी कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीजें थी। सो सेम चैप्टर 1 जो है हिस्ट्री क्लास 6 का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यहाँ पर भी हमें देखने मिलेगा कि पास्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एंड कैसे फिर ये चेंजेस आए हैं, वो हम फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट होता है राशिदा के क्वेश्चन से। राशिदा का क्वेश्चन क्या है? राशिदा said reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago, how she wondered, could anyone know what happened so many years ago? So राशिदा क्या कर रही थी? न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है? एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम उसकी आईज गई एक हेडलाइन पर एंड उस हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था? 100 years ago। तो वो सिर्फ इतना ही सेंटेंस देके, ये जो स्मॉल हेडलाइन है वो देख के ही थोड़ा सा शॉक हो गया एंड सोचने लगी कि 100 years पहले क्या हुआ, ये कैसे किसी को पता चलेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन 100 ईयर पहले भी था क्या जो फिर ये बता रहा है कि 100 ईयर्स पहले ये सिचुएशन थी। सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि 100 ईयर अगो क्या सिचुएशन थी। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि क्या हुआ। सो येस्टरडे का मतलब क्या है? यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। येस्टरडे का मतलब होता है जो डे बिफोर, कल जो निकल गया है, दैट इज येस्टरडे। अब उस दिन क्या हुआ कैसे पता चल सकता है हमें? या तो न्यूज़पेपर पढ़ के, टेलीविजन पे जो न्यूज आती है वो सुन के, या फिर रेडियो पे जो न्यूज फोरकास्ट होती है वो सुन के हम आइडिया लगा सकते हैं कि येस्टरडे जो डे निकल गया है वहां पर क्या हुआ। लास्ट ईयर, अब एक साल पहले क्या हुआ है वो भी कैसे? किसी की मेमोरी अगर अच्छी है तो उसको याद रहेगा। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो अगर किसी को याद होगा वो बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। सो अगर 1 ईयर, 10 ईयर्स और 100 ईयर्स पहले या फिर उससे भी ज्यादा पहले अगर कोई भी चीज हुई है तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है, ये हम देखते हैं। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। सो पास्ट के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या क्या है? व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। सो उस टाइम पे पास्ट में जो भी लोग थे वो क्या खाते थे, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट तो सभी को होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। बट क्या जो हम प्रेजेंट टाइम पे फूड खा रहे हैं वही क्या एंशिएंट टाइम पे भी लोग कंज्यूम करते थे? द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, तो क्या वो क्लोथ्स पहनते थे? वो प्लांट से, लीव से बन रहे थे, या फिर एनिमल की स्किन से बनते थे, या फिर कॉटन या जूट से बन रहे थे? द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। सो आपने हाउसेज के टाइप देखे होंगे, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इग्नूस, ये सब जो डिफरेंट हाउसेज होते हैं। तो एंशिएंट टाइम पे या फिर पास्ट में लोग किस वैरायटी के हाउस में रहते थे? वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। और इसके अलावा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि जो हंटर्स, दैट मीन्स एनिमल की हंटिंग करते हैं। हर्डर्स जो लाइव स्टॉक या कैटल और एनिमल्स के ग्रुप को, एनिमल्स का जो कैटल का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड। तो उसको टेक केयर करते हैं, उसको ध्यान देते हैं, वो कौन होते हैं? हर्डर्स होते हैं। फार्मर्स बहुत अच्छे से पता है, जो एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। रूलर्स किसी भी एक किंगडम का जो भी हेड होता है वो हो गया रूलर। मर्चेंट्स जो भी होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। प्रीस्ट, टेम्पल्स या फिर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क्यूज है या फिर चर्च है, वहां का जो केयर टेकर होता है, दैट इज प्रीस्ट। Craft person, any person who is involved in a particular kind of
क्राफ्ट, तो अगर स्किल्ड है किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में तो वो क्या हो जाते हैं, क्राफ्ट पर्सन्स। आर्टिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ड्राइंग या पेंटिंग में स्किल्ड होते हैं। म्यूजिशियंस, म्यूजिक में जो भी एक्सपर्टीज होते हैं वो म्यूजिशियंस हो जाते हैं। साइंटिस्ट, जिस भी पर्सन को नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस का नॉलेज होता है वो होते हैं साइंटिस्ट। तो ये सारा कैसे इवॉल्व हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशंस आए, नॉलेज जो आया है वो पास्ट से प्रेजेंट तक कैसे आया ये भी हमें पता लग सकता है। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang। इसके अलावा चिल्ड्रंस उस टाइम पे कौन से गेम्स खेलते थे ये भी पता लगाया जा सकता है। अभी जो हम स्टोरी सुनते हैं तो एंशिएंट टाइम में और पास्ट में भी सेम स्टोरीज होती थी क्या, या फिर जो सॉन्ग्स हम अभी सुनते हैं या गाते हैं तो एंशिएंट टाइम में और पास्ट में भी क्या सेम सॉन्ग्स होते थे। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है बाय स्टडिंग द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारी हमें नई नई चीज़ें तो अभी तो हमारे लिए क्या है, न्यू रहेंगी, बट वो बहुत पहले पास्ट में हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेयर डिड पीपल लिव। सो लोग कहाँ पर रहते थे। Find the river नर्मदा on map 1 पेज नंबर 2। सो नेक्स्ट पेज पर नर्मदा रिवर का मैप दिया हुआ है। इंडिया का मैप है, उसमें हमें नर्मदा रिवर लोकेट करनी है। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years। तो नर्मदा रिवर का जो बैंक था, जो उसका किनारा था, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food। और जो अर्लीस्ट पीपल वहां पर रहते थे ना वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब क्या होता है, जो भी पर्सन फूड कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, वो होते हैं गैदरर्स। अब इसमें भी अगर बहुत अच्छे कोई एक्सपीरियंस है तो वो क्या हो जाते हैं, स्किल्ड गैदरर्स होते हैं। जो अर्लीस्ट पीपल जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे वो कहाँ पर रहते थे, नर्मदा रिवर के बैंक पे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। उनको क्या पता था कि जो प्लांट में वास्ट वेल्थ है वो सराउंडिंग फॉरेस्ट से मिल सकती है। रूट्स को कलेक्ट कर लेते थे वो, इसीलिए फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, और जो फॉरेस्ट के डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स थे उनसे भी फूड अपना प्रोड्यूस करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। वो सिर्फ प्लांट्स तक लिमिटेड नहीं थे, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। अभी जो हमने देखा कि नर्मदा रिवर यहाँ पर लोकेट करना है, तो ये हो गया क्या, इंडिया का मैप। अभी यहाँ पर नर्मदा रिवर अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ओरिजिनेट कहां से होती है, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश कहां पर आता है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आता है। हम कैसे लोकेट करेंगे, हम पूरा मैप यहाँ टॉप बॉटम सब जगह से देखना स्टार्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंट्रल रीजन में है, तो हम सबसे पहले जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर सर्च करेंगे, एंड सेंट्रल पार्ट में ये आपको दिख जाएगी क्या, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इजीली हमने मैप पे लोकेट कर ली। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कीथर एंड सुलेमान हिल्स जो हैं वो हमें लोकेट करना है। तो अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट क्या है, अब यहाँ पर आप देखो डायरेक्शंस, मैप कभी भी दिया होगा ना तो उसमें ये डायरेक्शंस कई बार दिए रहते हैं, कई बार नहीं दिए रहते हैं। नहीं दिए हैं तो क्या कर सकते हैं, हम ऐसे डायरेक्शंस बना सकते हैं। जब भी आप स्टैंड कर रहे हो इस सेंटर पे, तो ये फ्रंट में क्या है, नॉर्थ है, तो बैक साइड पे साउथ होगा, एंड फिर आपके राइट हैंड साइड पे होगा ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वेस्ट। कब होगा ये फॉलो, जब आप नॉर्थ साइड पे फेस करके खड़े हुए हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वेस्ट एंड राइट हैंड साइड पे होगा ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट देखना है, तो ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया वेस्ट, इनके बीच में कहीं होगा। मैप में हम देखें, अगर यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर है नॉर्थ एंड ये है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ढूंढना है हमें, हम बाकी सारा रीजन सर्च ही नहीं करेंगे। तो कौन सी हिल्स देखना है, सुलेमान,
तो ये आ जाती है यहाँ पे सुलेमान हिल। एंड सेकंड कौन सी दी हुई है, कीर्थर हिल, सो दिस इज कीर्थर हिल्स। तो इजीली लोकेट करना हो गया। सो मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल साइंस में, एंड इसी वे में आपको डिफरेंट हिल्स, रिवर्स, माउंटेन्स लोकेट करना होता है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन्स एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 years ago are located here। सो ये जो हिल्स है यहाँ पर क्यों लोकेट करने हमको बोला गया, क्योंकि जो अर्ली मैन एंड विमेन थे उन्होंने क्रॉप ग्रो करना जब स्टार्ट किया था ना, तो कौन सी क्रॉप ग्रो करते थे, व्हीट एंड बार्ले। तो 8000 years ago ये जो एरियाज हैं सुलेमान हिल एंड कीर्थर हिल, इन हिल्स के आसपास कल्टीवेशन स्टार्ट किया। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। इसके अलावा क्रॉप तो ग्रो कर ही रहे थे, बट इसके साथ साथ और क्या कर रहे थे, कैटल्स की रियरिंग भी कर रहे थे, शीप, गोट जो है ये एनिमल्स की भी रियरिंग कर रहे थे, और साथ साथ फिर वो नियर बाय विलेजेस में रहने लगे। Locate the Garo Hills to the northeast and विंध्यास in the central India। So central India में करना है विंध्यास। अभी हमने यहाँ पर नर्मदा किया था, उसके जस्ट अबव दिया हुआ है क्या, विंध्यास। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन कैसे पता चलेगा, अब ये नॉर्थ तो हमें ऑलरेडी पता है, ईस्ट कहाँ है, यहाँ पर है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम सर्च करेंगे क्या, गैरो हिल्स। सो कहां पर है, दिस इज हियर। गैरो हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमको मिल गए। These were some of the other areas where agriculture developed। तो इनिशियली नॉर्थ वेस्ट रीजन में सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स के पास एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एंड देन फर्दर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी गैरो हिल्स के पास एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। एंड सबसे पहले जहां पर राइस ग्रो होना स्टार्ट हुआ था ना, वो कहां पर थे, विंध्यास के नॉर्दर्न पार्ट में थे। Trace the river Indus and its tributaries। Tributaries are smaller river that flows into the larger river। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस मैप पे ट्रेस करना है कि इंडस रिवर कहां पर है। सो इंडस रिवर हम सर्च करते हैं, ये देखो आप, सो थोड़ा सा मिसप्रिंट है बट क्लियरली ये यहाँ पर थार डेजर्ट दिख रहा है ना, उसके पास इंडस रिवर है। अब ये जो इंडस रिवर है ना, इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब है कि इंडस बहुत बड़ी रिवर है, इससे जो स्मॉल पार्ट्स निकले, जैसे आप यहाँ पर देखो झेलम है, सतलज है, रवि, चेनाब, ये सारी जो है ना रिवर्स इंडस से ही निकली हुई हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। so 4700 years पहले क्या था, जो अर्लीस्ट सिटीज थी ना, वो ये रिवर बैंक के सराउंडिंग में फ्लरिश होने लगी थी, एस्टैब्लिश होने लगी थी। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of गंगा and its tributaries and along the sea coast। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2500 years ago या फिर 2500 years ago जो सिटीज डेवलप्ड हुई थी गंगा के बैंक पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, एंड इसके अलावा कहां पर हुई, सी कोस्ट पे भी। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिटी है वो कहां पर फ्लरिश होना स्टार्ट हुई थी, 4700 years पहले इंडस रिवर के बैंक पे। देन उसके बाद 2500 years पहले कहां पर स्टार्ट हो गए थे, गंगा रिवर के बैंक पे एंड सम सी कोस्ट। बट उससे भी पहले हमने यहाँ पर क्या देखा हुआ है कि नर्मदा रिवर के जो बैंक है वहां पर काफी सारे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। तो अर्लीस्ट कहां पर आएगा, नर्मदा रिवर, देन इंडस रिवर, एंड देन फिर आता है क्या, गंगा रिवर। नाउ द क्वेश्चन हियर इज लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब क्या करना है, गंगा रिवर को भी लोकेट करना है एंड उसकी ट्रिब्यूटरी को लोकेट करना है। सो अब हम मैप में देखते हैं गंगा रिवर। सो यहाँ पर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, तो हिमालय जहां पर है हम वहीं पर गंगा रिवर को देखेंगे। सो ये आ गई क्या, गंगा। इसकी ट्रिब्यूटरी सोन जस्ट इसके पास में है, तो लार्जर रिवर, एंड फिर उससे जो स्मॉलर सिस्टर रिवर निकलती है वो क्या हो गई, उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो गंगा एंड सोन यहाँ पर हमने इस मैप पे लोकेट कर लिए। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। सो एंशिएंट टाइम में जो रिवर के साउथ पार्ट में था, जो गंगा रिवर के सदर्न पार्ट में एरिया था, उसको क्या बोलते थे, मगध रीजन बोलते थे, जो कि अब कहां पर आ जाता है, बिहार स्टेट को बिलोंग करता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। सो बिहार के जो रूलर थे, जो
हेड थे वहां के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, एंड दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा किंगडम जो है वो फॉर्म किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिहार में ही किंगडम फॉर्म हुआ, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से वहां पर भी किंगडम सेटअप हुए, एंड वहां पर भी एक रूलर जो आया वो उस किंगडम को रूल करने लगा। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. So क्या रहा, अब जब किंगडम्स का फॉर्मेशन होने लगा, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करने लगे। अब यहाँ पर जब ट्रैवलिंग कर रहे थे ना लोग, तो देखो आप इस मैप में ही समझ पा रहे हैं हम कि हिल्स हैं, देन रिवर्स है, सी भी है, तो ये सारे जो फिजिकल फॉर्म जो प्रेजेंट है, फिजियोग्राफिक फॉर्म्स प्रेजेंट है अर्थ पे एंड इंडिया के लैंड पे भी, तो इससे क्या हो रहा था, काफी बार ट्रैवलिंग या फिर जो जर्नी है वो डेंजरस हो जाती थी, बट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुई। सम और द अनदर वे हमेशा प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जर्नी पॉसिबल हो पा रही थी किसी भी रीजन में। So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood और droughts। तो men and women क्या किया, उन्होंने लाइवलीहुड की सर्च में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने लगे थे। लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे मिलेगा, किसी भी एक रीजन में अगर कोई पर्सन रहता है, वहां पर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है जिससे उसे लाइवलीहुड मिले, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं जहां पर जाके उन्हें लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो मेन एंड वुमेन क्या करने लगे, लाइवलीहुड की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे थे। और इसके अलावा काफी बार ये भी हुआ कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आए, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ऑक्यूपेशन था लोगों का वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी वजह से भी लोगों ने एस्केप करना स्टार्ट किया। Sometimes men marched in armies conquering others' lands। और कई बार क्या करते थे, जो मैन थे वो आर्मी के फॉर्म में दूसरों के लैंड को कंक्योर कर लेते थे। दैट मीन्स कि फाइट किया एंड उसमें अगर जो भी उस फाइट में जीत जाता था तो वो अदर पर्सन, जो भी हारा हुआ पर्सन है, उसके लैंड को ले लेते थे। Besides, merchants traveled with caravans on ships और ships carrying valuable goods from one place to another। एंड जो होलसेल ट्रेडर्स थे वो क्या कर रहे थे, शिप्स या फिर कैरावन्स की हेल्प से ट्रैवल कर रहे थे, एंड उनमें क्या फील्ड था, क्या रखा हुआ था, वैल्यूएबल गुड्स जो था वो कैरी कर रहे थे अपने साथ। एंड रिलीजियस टीचर्स, जो कि प्रीस्ट होते हैं, रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। सो जो रिलीजियस टीचर्स थे वो एक विलेज से दूसरी विलेज या फिर टाउन से एक टाउन से दूसरे टाउन और इसके अलावा डिफरेंट सिटीज में भी वो ट्रैवल कर रहे थे। क्यों ट्रैवल कर रहे थे, कि वहां पर वो रुक कर इंस्ट्रक्शंस दें, एडवाइस दें, एंड जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रखना चाहिए, तो ये सारे जो एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस है ये रिलीजियस टीचर्स देते थे। फाइनली सम पीपल perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। and इसके अलावा काफी सारे लोगों ने ट्रैवल सिर्फ क्यों किया, इन द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। दैट मीन्स कि कुछ न्यू चीजें डिस्कवर करने के लिए, एक्साइटिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। All these led to the sharing of ideas between people। and इससे आउटकम क्या निकल रहा है, मतलब लोग मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, तो आइडिया जो है इस पूरे मूवमेंट का या फिर ट्रैवलिंग का, उससे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। क्योंकि कोई एक पर्सन जब दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे सिटी या टाउन में जाता है, वहां पर जाके उस स्टेट, सिटी और टाउन के लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, तो इंटरैक्शन से क्या होता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आइडिया शेयर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उससे डेवलपमेंट होता है। दैट इज व्हाई ऑल दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज। तो अब एट प्रेजेंट लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, काफी सारे रीजंस हैं। जो ट्रेवलर्स हैं वो नई प्लेसेस को घूमने के लिए करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए या मार्केट का आइडिया लेने के लिए ट्रैवल करते हैं। जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो भी अभी भी ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा लोगों को रिलीजन के बारे में अवेयर करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं।
तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग एट प्रेजेंट भी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस आर सिमिलर दैट वर इन द पास्ट। जैसे कि पास्ट में लाइवलीहुड के फाइंड आउट करने के लिए लोग ट्रैवल कर रहे थे, सो एट प्रेजेंट भी लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो उसका एक रीजन लाइवलीहुड फाइंड आउट करना होता है। Look at map 1. Once more, hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. So अगर हम मैप 1 को देखें तो यहाँ पर क्या है, हिल्स है, माउंटेन्स है एंड सी है। ये क्या बना रहा है, नेचुरल फ्रंटायर बना रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको सी में जाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए, जैसे शिप है, क्योंकि वाटर में यहाँ पर ओशियन और सी है तो उसमें स्विम करके तो नहीं जा सकते, बहुत डीप है एंड बहुत वास्ट है। सेम माउंटेन के केस में है कि पूरा का पूरा इतना हाई जो माउंटेन है उनको क्लाइम करके नहीं जा सकते हैं। सो ये जो नेचुरल फ्रंटायर्स है इनको क्रॉस करना डिफिकल्ट है, बट जो ये क्रॉस करके अगर जा रहा है तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स ऑल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। सो काफी सारे लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव किए, काफी बार उन्होंने ये जो फ्रंटायर्स इनको क्रॉस भी किया और फिर यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल हुए। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी हुई है। फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो मैप है वो साउथ एशिया का है एंड इसमें कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड है एट प्रेजेंट। जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका है वो इस मैप में इंक्लूडेड है, बट अर्लियर टाइम पे ये कंट्रीज का डिफरेंशिएशन नहीं था। जो ये पास्ट की बात की जा रही है ना, जब ये हमें माउंटेन्स एंड हिल्स लोकेट करने बोल रहे हैं, उस टाइम पे डिफरेंशिएशन नहीं था। एंड जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना के एंड म्यांमार के, वो भी यहाँ पर मेंशन है। साउथ एशिया जो है उसको क्यों सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है? कॉन्टिनेंट से तो बहुत छोटा है बट स्टिल साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में छोटा है, स्टिल द साइज इज लार्ज, और वो बाकी के एशिया से सेपरेटेड है। कैसे सेपरेटेड है? क्योंकि वहां पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं एंड सी है, दैट इज वाई वो एशिया से थोड़ा सा सेपरेटेड है और इसीलिए इसको नेम दे दिया जाता है क्या? सब कॉन्टिनेंट। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of craving stone, composing music and even cooking food over several thousand of years. तो जो मूवमेंट हो रही थी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो भी लोग मूव कर रहे थे उससे क्या हुआ? कल्चरल ट्रेडिशन एनरिच हुए, क्योंकि एक पर्सन जब अपने स्टेट का या अपने टाउन का कल्चर दूसरे किसी टाउन में लेकर जाता है तो वहां के लोगों को भी पता चलता है उस कल्चर के बारे में एंड इससे कल्चर जो है वो और एनरिच हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जो स्टोन क्रेविंग की न्यू वेज एंड न्यू टेक्निक्स हैं वो पता चली, म्यूजिक कंपोज करने के लिए जो डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं वो भी पता चली, और साथ साथ इसके फूड कुक करने की जो मेथड्स हैं वो भी सेवरल हंड्रेड ऑफ इयर्स में शेयर हुई वन विलेज और सिटी टू अनदर विलेज और सिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड से मतलब क्या है यहाँ पर कि कंट्री जो है उसको दोनों वर्ड से डिनोट किया जाता है, दैट इज इंडिया एंड भारत। अब ये जो इंडिया एंड भारत वर्ड का ओरिजिन है वो कैसे होता है? Two of the words we often use for our country are India and भारत। So हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड्स कॉमनली यूज करते हैं, फर्स्ट है इंडिया एंड सेकेंड है भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit। So इंडिया वर्ड कहाँ से आया है? इंडिया वर्ड ओरिजिनेट हुआ है इंडस वर्ड से। इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। जो इंडस रिवर है उसको संस्कृत में सिंधु रिवर भी बोलते हैं। फाइंड द ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो अगर आपके पास एटलस है तो उसमें ईरान एंड ग्रीस जो है वो लोकेट करना है।
The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. So जो Iranians and Greeks नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया आए थे, उस टाइम पे इंडिया नहीं था, बट वो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जब यहाँ पर आए, कब आए थे, 2500 इयर्स पहले आए थे। तो वो किसके साथ फेमिलियर थे, इंडस वर्ड के साथ एंड इंडस रिवर के साथ तो वो फेमिलियर थे, एंड उसको वो क्या बोलते थे, हिंदोस या फिर इंडोस। एंड ऐसे ही जो लैंड था इस हिंदोस या इंडोस के ईस्ट साइड पर, उसको क्या नेम दे दिया, इंडिया। इंडस रिवर को बोलते थे इंडोस एंड इंदोस, और जो लैंड इस रिवर के ईस्ट साइड में था, इंडस रिवर के ईस्ट साइड में था, उसको क्या नेम दे दिया, इंडिया। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. देन ये जो भारत नेम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है जो कि नॉर्थ वेस्ट एरियाज में रहते थे, एंड वो ऋग्वेद में भी उनके बारे में मेंशन्ड है। और जो सबसे पहले की कॉम्पोजिशन है ना संस्कृत में, इट इज डेटेड टू अबाउट 3500 इयर्स अगो, एंड फिर ये कंट्री में कुछ टाइम बाद लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, एंड फिर कुछ टाइम बाद ये लोगों के अलावा कंट्री में भी यूज होने लगा। अब हम ये नेम ऑफ लैंड की तरफ जाएं तो ये है क्या, इंडस रिवर। इसके ईस्ट साइड का पार्ट, यहाँ ईरान एंड ग्रीस से जब लोग आए, सो उन्होंने इंडस रिवर को क्या बोला, इंडोज या फिर हिंदोज। एंड इस रिवर का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट डायरेक्शन आपको पता है ना कहाँ है, ये साइड है, ये नॉर्थ हो गया एंड ये पूरा ईस्ट है। तो इंडस रिवर के जो ईस्ट साइड का पार्ट था उसको क्या बोल दिया था, इंडिया लैंड हो गया था। तो इंडिया एंड भारत नेम कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वो हमें ये देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। There are several ways of finding out about the past. So बहुत सारे ऐसे ways हैं जिसकी हेल्प से हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई पास्ट में क्या क्या चीजें जो थी वो प्रेजेंट थी। So there are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बुक्स long ago लिख गई हैं उनको रीड करना। उसको रीड करने से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. तो ये जो बुक्स हैं जो सेवरल हंड्रेड और 1000 ईयर्स पहले लिखी गई हैं, उन बुक्स को क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्यों इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ड आता है मैन्यू, ये एक लैटिन वर्ड है एंड इसका मतलब क्या होता है, हैंड। तो ये जो बुक्स हैं या फिर स्क्रिप्ट्स हैं वो हैंड रिटन है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. तो ये जो manuscripts हैं ये usually एंशिएंट टाइम पे किस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ पे, या फिर एक बार्क स्पेशली प्रिपेयर होती थी। ट्री का जो आउटर मोस्ट स्किन होती है, बार्क ब्राउन कलर की जनरली, उसको प्रिपेयर करते थे एंड उससे क्या बन जाता था, बिर्च। तो उसके ऊपर ये राइटिंग्स जो थी वो लिखी जाती थी। एंड ये ग्रो कहाँ पर होती थी, बिर्च और बार्क, हिमालयन रीजन में। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. तो क्या हुआ, बहुत सारी जो manuscripts थी, अब वो palm leaf की होने की वजह से एंड bark की होने की वजह से ना insects ने उन्हें खा लिया था, या फिर किसी दूसरे वे में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट काफी सारे जो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो सरवाइव भी कर गई थी, क्योंकि वो या तो टेम्पल्स में प्रिजर्व थी या फिर मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व थी। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। तो ये बुक्स थी, जरूरी नहीं था कि उसमें सिर्फ रिलीजन के बारे में दिया हुआ हो, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे उन बुक्स में, बट इसके साथ साथ जो किंग्स की लाइफ स्टाइल था या किंग्स की जो लाइफ थी पूरी, वो भी एक्सप्लेन थी। मेडिसिन एंड साइंस के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन इन बुक्स में दी हुई थी।
Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. So काफी सारी बुक्स जो थी वो संस्कृत में थी. इसके अलावा प्राकृत जो एक लैंग्वेज होती है ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे जनरली, उसमें भी काफी बुक्स थे. एंड इसके अलावा कुछ बुक्स जो थी वो तमिल में भी थी. We can also study inscriptions. और हम यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखा. अब आता है टर्म क्या, इंस्क्रिप्शन. ये भी हम स्टडी कर सकते हैं. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, हार्ड सरफेस के ऊपर जो राइटिंग्स है, जैसे कि स्टोन हुआ या मेटल हुआ, तो स्टोन या मेटल जैसे हार्ड सरफेस के ऊपर जो राइटिंग है उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन. Sometime king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. काफी बार क्या था, जो किंग होते थे ना वो भी अपने ऑर्डर्स इंस्क्रिप्ट करके देते थे. इंस्क्रिप्शन से क्या होता था कि वो हर एक लोग को पता चल पाएगा एंड फिर वो लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर. क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट अगर पाम लीफ पे लिख रहे हैं तो किसी भी वे में डिस्ट्रॉय अगर हो गई तो वो जो मैसेज है किंग का वो सबके पास तक नहीं पहुंचेगा. इसीलिए इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में भेजते थे जिससे वो इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. There are other kinds of inscription as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. And कुछ ऐसे inscriptions भी हैं जहां पर men and women ने जो भी वर्क किए हैं, इसमें कौन कौन और इंक्लूड हो जाता है, king and queen. So उनका जो भी important contribution है वो इन inscriptions में recorded है. For example, kings often kept record of victories in battle. तो contribution से मतलब यहाँ पर क्या एक important चीज है कि battles में जो victories हुई वो बहुत अच्छे से mention थी कहाँ पर, inscription में. Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? So ये hard surface पे लिखने का advantage क्या था and क्या difficulties आती हैं? So इसका आंसर हम देखेंगे ये पैराग्राफ रीड करने के बाद. An old inscription, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान. तो ये old inscription यहाँ पर जो फिगर में दी हुई है ये अराउंड 2250 ईयर्स पहले की है एंड ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में जो एंशियंट टाइम पे खंडार था वहां पर प्रेजेंट थी. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका. तो ये अशोका के ऑर्डर पे इंस्क्राइब किया गया था. यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8. व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट. सो अशोका के बारे में तो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे ही, बट हम कोई भी चीज हम राइट करते हैं ना तो हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं. स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, तो स्क्रिप्ट में लेटर्स और साइन इंक्लूडेड होते हैं. जैसे ये सारे जो लेटर्स हैं ये सब क्या है, स्क्रिप्ट्स हैं. इसके अलावा साइन लैंग्वेज जो होती है तो वो भी उसमें साइंस जो है वो भी किसके अंदर आते हैं, स्क्रिप्ट्स में आते हैं. व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज आवर लैंग्वेज. सो जब हम लिखते हैं उस टाइम पे जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है. और जब हम रीड कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं सो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं. दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में है एंड लैंग्वेजेस में. यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन दी हुई है या फिर जो अदर सेवरल इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में भी होते हैं. दैट मीन्स कि डिफरेंट लेटर्स भी होते हैं एंड साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी होती हैं. ग्रीक ऑन टॉप एंड एरामिक बिलो विच वर यूज्ड इन दिस एरिया. सो यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ था किसमें, ग्रीक में, एंड बॉटम पे लिखा हुआ है अरामिक में, जो कि उस एरियाज में यूज होती थी लैंग्वेजेस. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एडवांटेजेस क्या है इस हार्ड सरफेस पे लिखने के, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है कि ना जब हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ रहेगा तो वो उतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है. डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या रहेगा कि जो भी मैसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है वो इजीली पहुंच सकता है. और डिफिकल्टी क्या होती थी, अब हार्ड सरफेस पे है तो कोई इंक या पेन तो चलेगा नहीं, उसको क्या करना पड़ता था, क्रेव करना पड़ता था. तो क्रेविंग की हेल्प से ही यहाँ पर लिखते थे. There were many other things that were
मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, तो काफी और भी चीजें थी जो पास्ट में बनाई गई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और ऐसे जो भी पर्सन एंशियंट चीजों को, एंशियंट प्लेसेस को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोल दिया जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। सो ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? जो बिल्डिंग्स के रिमेन होते हैं उनको स्टडी करते हैं, या फिर इसके अलावा जो स्टोन्स एंड ब्रिक होती हैं ये स्टडी करते हैं, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स भी जो है वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वो एक्सप्लोर भी करते हैं और साथ साथ एक्सकेवेट भी करते हैं। दैट मीन्स कि जो अर्थ की सरफेस है उसमें डीप इनसाइड डिग करते हैं। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो ये क्यों करते हैं? कहीं टूल्स फाइंड आउट करने के लिए, वेपन्स फाइंड आउट करने, पॉट, पैन या फिर ऑर्नामेंट फाइंड आउट करने के लिए ये अर्थ को डिग भी करते हैं, गड्ढे करते हैं उसमें। Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. So कुछ ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो यार स्टोन की बनी होती हैं, बोन्स की भी बनी होती हैं, क्ले या फिर मेटल को बेक करके बनाते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पर्शिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी एक मेटल का बना होता है या फिर हार्ड सब्सटेंसेस का बना होता है, उसको ब्रेक करना एंड उसको डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा ईजी नहीं होता, इसीलिए वो लार्जर टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। क्लियर? तो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर एक हमें नया वर्ड देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है? दोज हु स्टडीज द ऑब्जेक्ट दैट वर प्रेजेंट इन पास्ट। तो प्रेजेंट टाइम पे, पास्ट टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट थी उनकी स्टडी करने के वाले पर्सन को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। तो आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलावा और क्या करते हैं? जो एनिमल्स, बर्ड एंड फिशेस की बोन्स होती है ना, उनको भी स्टडी करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और उससे क्या पता चलता है उन्हें क्यों स्टडी कर रहे हैं वो? इससे आइडिया लग जाता है उन्हें कि पास्ट में जो लोग थे वो उनका फूड क्या होता था। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रियरली, क्योंकि प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं ना वो इतना टाइम तक नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। बट एनिमल में जैसे कि बोन्स है उसको डिग्रेड होने में भी टाइम लगता है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। और अगर ग्रेन्स और वुड के पीसेस जो है वो बर्न्ड हो जाते हैं तो वो किस फॉर्म में सर्वाइव करते हैं? चार्ड फॉर्म में होते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? सो क्या आपको लगता है कि जो क्लॉथ होता है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता था? नहीं, क्योंकि क्लॉथ क्या है, अगर नेचुरल फाइबर से बनते थे ना एंशिएंट टाइम पे, या फिर प्लांट की लीव से बनते थे, इसीलिए क्लॉथ्स इतना इजीली नहीं मिलते हैं। बट इसका आइडिया कैसे लगाया जाता है? जो भी क्रेविंग्स होती थी स्टोन पे या जो पेंटिंग्स थी उसकी हेल्प से क्लॉथ्स एंड क्या वो वियर करते थे वो आइडिया लगता है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscripts. तो अब जो हिस्टोरियंस थे एंड दैट इज जो स्कॉलर्स थे ना जो कि पास्ट स्टडी कर रहे थे, वो क्या टर्म यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन रिफर करने के लिए सोर्स वर्ड का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उन्हें? मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है, या फिर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, या फिर आर्कियोलॉजी से मिलती है। सिंपल। सो पर्सन या फिर स्कॉलर जो कि पास्ट स्टडी कर रहे हैं वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सोर्स। क्यों यूज कर रहे हैं सोर्स वर्ड? इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए? जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या फिर आर्कियोलॉजी से मिली है। मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? किस फॉर्म में मिलेगी? जो भी पाम लीव या फिर बार्क के ऊपर लिखी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या आ जाता है? साइंस से रिलेटेड बुक्स है, मेडिसिन साइंस, रिलीजियस बुक्स है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है? जो रूलर्स एंड किंग्स होते थे उनकी विक्ट्रीज इंस्क्रिप्टेड हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते थे वो भी इंस्क्रिप्टेड हैं। देन आर्कियोलॉजी से क्या मिलता है? जो एंशिएंट आइटम्स हैं, वेपन्स हुए, कोई भी पॉटरी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते थे, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब चीजें किससे मिली? आर्कियोलॉजी से मिली।
Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. तो जब ये सारे sources का पता चलता है कि past में जो objects थी वो कहाँ से आई, so फिर past को study करना भी बहुत एक adventure हो जाता है. As we reconstruct it bit by bit, so हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, slowly इस past को reconstruct कर रहे हैं. कैसे हमने slowly reconstruct किया, एक बार हम यहाँ पर वापस से देखते हैं. सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन कौन से लोग at past में प्रेजेंट थे, हंटर्स थे, हर्डर्स थे. फिर हमने देखा कि ये जो लोगों ने रहना कब से स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया. नर्मदा रिवर पे रहना स्टार्ट किया, बैंक्स पे, देन फिर इंडस रिवर की बैंक्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे विलेजेस और सिटीज फ्लरिश होने लगी. फिर उसके बाद गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे भी फ्लरिश होने लगी सिटीज. फिर लोगों ने ट्रैवल करना भी स्टार्ट कर दिया. सो हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं कहां पर, कि जहां पर लोगों को ये भी आइडिया लग गया कि पास्ट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स और बुक्स प्रेजेंट थे. तो हम यहाँ पर क्या करते चल रहे हैं, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अवर पास्ट. तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये क्या है, डिटेक्टिव है. क्यों ये डिटेक्टिव है, क्योंकि इन्होंने जो भी सोर्सेस थे उनको प्रॉपरली स्टडी किया, उससे क्लूज फाइंड आउट किए एंड उन क्लूज को कनेक्ट किया कहाँ से, पास्ट से. क्योंकि अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक ओल्ड सिटी से पॉट मिला, तो इसकी स्टडी करके फाइंड आउट किया कि ये कितने इयर्स पहले का है. सो पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 इयर्स अगो. तो ये पता चल गया, उन्होंने जो भी ऑब्जेक्ट थी उससे कुछ क्लूज निकाले, उस क्लूज से बता दिया कि ये पॉट जो था इतने साल पहले का था और उस टाइम पे ये चीजें चलती थी. फिर राइट साइड पे दिया हुआ है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, कॉइन्स सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो. और इस टाइप के जो कॉइन्स थे ये कब चलते थे, 2500 ईयर्स पहले चलते थे. तो यहाँ पर भी जो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने यूज किया अपनी इंफॉर्मेशन एंड क्लूज एंड उससे डिटेक्ट किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर हमारे पास्ट में क्या क्या चीजें थी. इन वॉट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे. सो ये कॉइन्स जो यहाँ पर गिवन है इससे क्या डिफरेंट है. तो आप इस कॉइन में देख रहे हो क्या इंस्क्रिप्टेड है, उस पर्टिकुलर रीजन का जो किंगडम होता था या फिर वहां पर जो इसेंशियल चीजें या इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो इंस्क्रिप्टेड है. बट प्रेजेंट डे पूरे के पूरे कंट्री में, किसी भी कंट्री की हम बात करें, चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरी कंट्री हो, अगर वहां पर जो करेंसी या कॉइन है तो यूनिवर्सल होते हैं. जैसे 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का है, 5 और 10 और 20 रुपीज के कॉइन्स है. तो ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपीज का कॉइन मध्य प्रदेश में अलग है, कर्नाटका में अलग है, राजस्थान में अलग है. ओवरऑल इंडिया में ये जो कॉइन्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं. फॉर 1 रुपीज, फॉर 2 रुपीज, फॉर 5 रुपीज. ऐसा नहीं होगा कि 2 रुपीज और 5 रुपीज का कॉइन भी सिमिलर हो. कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बनी होंगी वो डिफरेंट होते हैं, या फिर साइज डिफरेंट होगा, मेटल डिफरेंट होता है. बट यहाँ पर क्या था कि क्या इंस्क्रिप्टेड था, किंगडम इंस्क्रिप्टेड था या फिर जो उनके सिंबल्स होते थे वो इंस्क्रिप्ट कर दिए जाते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वन, पास्ट और मैनी. तो अब हमारा जो पास्ट है वो सिर्फ एक ही है या फिर बहुत सारे हैं. सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट. तो अगर हम जाएं हमारी बुक के टाइटल के ऊपर तो वो भी आप देख लो. यहाँ पर अभी क्या है, अवर पास्ट्स. तो यहाँ पर पास्ट दिया है, दैट मीन्स प्लूरल वर्ड का यूज किया है. प्लूरल हम कब यूज करते हैं, जब हम 2 और मोर देन 2 की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर वन पास्ट या फिर मैनी, दैट मीन्स अवर पास्ट. क्या कंडीशन है, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. So यहाँ पर हमने past में plural word क्यों यूज किया हुआ है, past क्यों यूज किया है, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ लेकर आना है कि different group of people जो हैं उनका past different हो सकता है. That means कि अगर कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है उसका past कुछ different होगा, कोई पाकिस्तान कंट्री में रहता है उसका past कुछ different होगा,
साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो पास्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग उनके पास्ट डिफरेंट है, दैट इज वाई यहाँ पर प्लूरल टर्म का यूज किया है। क्लियर है? यहाँ पर प्लूरल का यूज करने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक ही पर्सन के मल्टीपल पास्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। सारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन सेम हुआ होगा। इवोल्यूशन से मतलब पहले क्या होते थे, जैसे आपने ये सुना होगा ना कि आपके जो पूर्वज हैं वो मंकीज हुआ करते थे। क्लियर? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एप या फिर मंकीज जो थे वो ह्यूमंस के क्या थे? एंसेस्टर्स थे। फिर ये एप में ने कन्वर्ट हुए अर्ली मैन में, फिर वो इवोल्यूट हुए क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही थी, सराउंडिंग्स चेंज होते जा रही थी। फिर अर्ली मैन से क्या आया, डिफरेंट स्टेजेस आई और फिर बन गया प्रेजेंट मॉडर्न डे मैन, जिसको बोलते हैं होमोसेपियन। सो ये होमोसेपियन का फॉर्मेशन तो हो गया है। इसके अलावा जैसे डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, अब अर्थ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो और भी अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखें तो एक किसी सेगमेंट में पास्ट एक ही होगा, बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाती है तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स के जो पास्ट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. यहाँ पर different क्या है? जो herders का ग्रुप है और farmers का ग्रुप है उनका पास्ट एंड किंग एंड क्वीन का पास्ट जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर्डर्स क्या थे, स्टार्टिंग से ही हार्डवर्क करते हुए आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक को कलेक्ट करते हैं, फिर उनका टेक केयर करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाते हैं उनको इन सर्च ऑफ देयर फूड एंड फॉडर। और सेम फार्मर के साथ है कि कल्टिवेट कर रहे हैं क्रॉप्स को। प्रेजेंट डे में फार्मर के साथ क्या चेंजेस आ गए होंगे कि कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई, सीड्स की वैरायटी चेंज हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, जिसकी वजह से फार्मिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। किंग एंड क्वीन के इवोल्यूशन में क्या हुआ होगा, या फिर इनका अगर पास्ट देखा जाए तो पहले के टाइम पे किंगडम्स होते थे तो वहां पर किंग एंड क्वीन थे, बट अभी एज सच बहुत ही कम स्टेट्स ऐसे बचे हुए हैं या बहुत ही कम कंट्रीज में किंग्स एंड क्वींस अभी भी हैं, बाकी जगह ये सिस्टम अब नहीं है। मर्चेंट्स की लाइफ जो है या फिर जो क्राफ्ट पर्सन की लाइफ होती है वो आपस में डिफरेंट होगी, क्योंकि मर्चेंट का फोकस किस तरफ है, ट्रेड की तरफ है, एंड क्राफ्ट पर्सन का इंटरेस्ट कहां पर है, किसी एक स्किल्ड आर्ट में या फिर क्राफ्ट में है। सो दोनों का जो पास्ट है वो डिफरेंट है। Also, as is true even today, people follow different practices and custom in different part of the country. So अलग अलग जो कंट्री के पार्ट है ना, वो वहां पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। जरूरी नहीं है जो कस्टम्स एक स्टेट में फॉलो किए जा रहे हैं वही सेम टू सेम कस्टम्स या फिर जो रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे स्टेट में फॉलो किए जाए। एंड ये पूरा का पूरा फ्रीडम है उस पर्सन का कि वो कैसे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो लोग अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, या तो फिशिंग से। तो फिशिंग से कैसे ऑब्टेन हो रहा है, फिश जो वो रियर कर रहे हैं या फिर कैच कर रहे हैं तो वो फिश उनका फूड बन जाती है, या फिर उन फिशेस को सेल करके मनी आता है उससे वो फूड बाय कर लेते हैं। ये इसके अलावा हंटिंग से एनिमल्स को हंट करते हैं और फिर उन एनिमल को कुक कर लेते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वहां से वो अपना फूड कलेक्ट करते हैं। बाय कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग in cities depend on other for supplies of food। बाकी कुछ लोग जो सिटीज में रहते हैं वो फूड सप्लाई के लिए किसी दूसरे सब्सटेंसेस एंड फूड आइटम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और ये जो डिफरेंसेस एट प्रेजेंट टाइम के हैं यही सेम पास्ट में भी एग्जिस्ट थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. इसके अलावा और अलग टाइप के डिफरेंसेस क्या है, अगर हम बात करें किंग्स की और उनके बैटल्स की, तो जो डिफरेंट किंग्स थे उनका पास्ट अलग होगा। किसी एक किंग में बहुत सारी विक्ट्रीज रिकॉर्ड की हैं और किसी एक किंग में बहुत सारे फेलियर्स थे, किसी किंग ने बैटल्स को फाइट ही नहीं किया है,
किसी किंग ने बैक स्टैब कर दिया, तो डिफरेंट जो किंग्स हैं उनकी हिस्ट्री ऑफ पास्ट डिफरेंट होते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। बट अब यहाँ किंग जो है वो अपनी विक्ट्रीज एंड फेलियर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, बट जो नॉर्मल और ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जैसे हंटर्स हैं, फिशिंग फोक्स हैं, हर्डर्स है या फार्मर्स हैं, ये अपने पास्ट का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अचीवमेंट जैसा कुछ नहीं होता है इन लोगों के लिए, और अगर अचीवमेंट होता भी है तो वो बहुत स्मॉल स्केल पर होता है। दैट इज वाई वो अपने पास्ट का रिकॉर्ड एज सच नहीं रखते हैं। व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। तो ऐसे लोगों की लाइफ का पास्ट के बारे में आइडेंटिफाई कौन करता है, कौन फाइंड आउट करता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। सो आर्कियोलॉजी जो स्टडी है उसकी हेल्प से पता लगता है कि क्या और पहले था, एंड अभी तक भी बहुत सारी चीजें जो है वो अननोन है। Now the next topic comes is what do dates mean? तो dates का मतलब क्या होता है? अगर हम dates की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर डेट 1, 2, 3, 4 ऐसे dates होते हैं। So इन dates का मतलब क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. So अगर कोई आपसे पूछे डेट के लिए एक किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? डे बता दोगे। सपोज 06 हो गया। मंथ बता दोगे, जनवरी मंथ है तो उसको 01 हम लिख देते हैं। ईयर बता दोगे, यहाँ पर दिया हुआ है 2000। सो ये हो गया क्या? 6 जनवरी 2000। तो अगर डेट के बारे में आपसे पूछेंगे आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity. तो अब ये जो ईयर है 2000 लिख दिया हमने, 2010 लिख दिया, 2020 आ गया, तो ये ईयर्स जो हैं ये कब से आना स्टार्ट हुए हैं, कब से असाइन हुए हैं? जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ हुआ, उसके बाद से ही ये जो ईयर्स हैं वो असाइन होना स्टार्ट हुए। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो ये अगर हम 2000 ईयर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसके 2000 ईयर्स बाद की है। और अगर एट प्रेजेंट हम बोलें कि ये 2021 है, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा? 2021 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो ये क्या था? 2000 अगर हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और अगर उसकी जगह हम 2021 मार्क करेंगे किसी डेट में तो वो क्या हो जाएगा? 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। तो जनरली जितनी भी डेट्स को क्राइस्ट के बर्थ के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले अगर हम मेजर करते हैं या नॉट मेजर काउंट करते हैं, सो वो कैसे काउंट की जा रही है? बैकवर्ड काउंट की जा रही है। इसीलिए उसके लिए एक टर्म यूज होता है बिफोर क्राइस्ट। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज BC। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक में हम जितनी भी डेट्स देखने वाले हैं वो कहां से जा रही है? From back to the present. They are going not from back to present. They are going back from the present. That means present to back जा रहे हैं, past जा रहे हैं। और इसके लिए starting point हम क्या ले रहे हैं? 2000 ले रहे हैं। तो दो टर्म होते हैं, एक तो हो गया क्या यहाँ पर? बिफोर क्राइस्ट, एंड एक होता है टर्म CE। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। कॉमन एरा ये है, होता है क्या? CE। इसको AD भी बोला जाता है, दैट इज एनो डोमिनी। ANNO एंड डोमिनी। सो CE एंड AD आर सेम। ये कब है? इट मीन्स द ईयर ऑफ लॉर्ड। देन BCE जो होता है दैट इज बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। एंड जनरली जो डेट्स हैं वो कब से ऑब्जर्व की जाती हैं? बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स।
अब यहाँ पर दिया हुआ है लेटर्स विथ डेट्स, कई बार डेट्स के साथ लेटर्स भी मेंशन होते हैं, दैट मीन्स AD, CE और BC. So BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. तो AD भी मिलता है dates के पहले. This stands for the two Latin words Anno Domini. तो ये किसके कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? AD का मतलब होता है Anno Domini, meaning in the year of the Lord. और इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड के ईयर में, दैट इज जो क्राइस्ट थे उनके ईयर में. So 2012 can also be written as AD 2012. इसीलिए जो 2012 है उसको और क्या लिख सकते हैं? AD Anno Domini 2012. Sometimes CE is used instead of AD. अब AD की प्लेस पे अगर CD यूज हो रहा है एंड BCE यूज हो रहा है BC की प्लेस पे, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट की प्लेस पे. तो CE का मतलब क्या है? कॉमन एरा. द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर common era. We use these terms because the Christian era is now used in the most countries of the world. So हम अब ये टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा है वही वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज में चलता है. इन इंडिया we begin using this form of dating from about 200 years ago. और इंडिया में भी हम अराउंड 200 years पहले से ये जो फॉर्म है डेटिंग का यही यूज कर रहे हैं. And sometimes the letter BP means before present are used. और काफी बार BP वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है before present. क्लियर है? सो डेट्स मेंशन करने के लिए भी डिफरेंट लेटर्स का यूज किया जाता है एंड हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस भी होता है. क्लियर? Find two dates mentioned on page 3. Which set of letter would you use for them? So अब पेज नंबर 3 पर हम जाते हैं, वहां पर देखते हैं जो टू डेट्स मेंशन्ड है. सो यहाँ पर ये हो गया पेज नंबर 3. यहाँ पर कौन सी डेट्स मेंशन्ड है? 4700 years ago एंड एक है 2500 years ago. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कौन सा कितना AD आएगा या BC आएगा? सो यहाँ पर आएगा क्या? BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट. नाउ देयर इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर. We have seen that inscription are inscribed on hard surfaces. So हमने अभी ये देखा कि inscriptions जो होती है वो कहाँ पर present होती है? hard surfaces पर होती हैं. Many of these were inscribed several hundred of years ago. और काफी सारी ये जो inscriptions हैं वो 100 years ago जो थी वो inscribe हो गई. All inscription contain both scripts and languages. तो ये जो inscriptions होती हैं इनमें scripts भी होते हैं, letters भी होते हैं, साथ साथ language भी होती है. Language which were used as well as scripts have changed over time. तो ये जो जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स जो यूज होते आ रहे थे ना वो सेम चल रहे हैं अभी तक, इनमें भी काफी सारे चेंजेस हुए. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? सो स्कॉलर्स को कैसे पता चला कि क्या यहाँ पर इंस्क्राइब था? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. तो ये किस प्रोसेस से हुआ? डेसिफरमेंट एक प्रोसेस है, उससे हुआ. क्या है इसका मतलब? One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. And सबसे कॉमन जो इसकी स्टोरी है ना डेसिफरमेंट की वो कहाँ से आती है? इजिप्ट से आती है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है. एंड यहाँ पर जो किंग्स एंड क्वींस थे वो कब एग्जिस्ट कर रहे थे? 5000 years पहले से. रोजेटा इज अ टाउन on the north coast of Egypt and here an inscribed stone was found. तो रोजेटा क्या था? नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में एक टाउन था एंड यहाँ पर एक इंस्क्रिप्टेड स्टोन मिली which contained inscription in 3 different languages. और उसमें जो इंस्क्रिप्शन थे वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में थे एंड स्क्रिप्ट्स ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियंस. एंड जो स्क्रिप्ट्स थी वो थी ग्रीक में एंड इजिप्शियंस के ही 2 फॉर्म्स में. Scholars who could read Greek figured out that the names of king and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. तो scholars जो थे उन्होंने क्या देखा एंड फिगर आउट किया, जो कि ग्रीक्स थे उन्होंने ये फिगर आउट किया कि जो भी नेम्स हैं किंग के एंड क्वीन के वो एक लिटिल फ्रेम में एनक्लोज्ड है. स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन है एंड साथ साथ जो किंग एंड क्वीन का नेम है वो भी फ्रेम में एनक्लोज्ड है एंड उसको क्या बोला? कार्ट.
They then place the Greek and the Egyptian signs side by side and identify the sound for each for which the Egyptian letter stood. And फिर उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन थे उनको साइड बाय साइड रखा, उसका जो साउंड आ रहा था, जैसे हम अल्फाबेट प्रोनाउंसिएट करते हैं ABCD, इनके साउंड होते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस थे उनमें क्या साउंड आ रहा था. As you can see, a lion stood for L and bird for A. Once they knew that what the letter stood for, they could read the other inscription as well. So जब उन्होंने ये देखा कि लेटर्स क्या प्रोनाउंसिएशन में आ रहे हैं, क्या साउंड्स में आ रहे हैं, तो उसके हेल्प से फिर वो बाकी इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ पाए. जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि ये L लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर लायन बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि लायन जो है वो किस लिए है, एल जो है वो किस लिए क्या शो कर रहा है, लायन के लिए है. बर्ड के लिए क्या बना हुआ है, ए है यहाँ पर. यहाँ पर भी देखो बर्ड अगर है तो ए दिया हुआ है, लायन के लिए एल है. सो इस टाइप से ये जो आई है एक काइंड ऑफ वेपन है. हियर ऑल्सो आई इज फॉर अ काइंड ऑफ वेपन. सो इस टाइप से ये डिफरेंट जो अल्फाबेट्स हैं या फिर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइन शो कर रहे थे, एंड उसके जो साउंड्स हैं वो आइडेंटिफाई करके अदर इंस्क्रिप्शंस को रीड करने के लिए भी आइडिया लगा. क्लियर. सो यहाँ पर जो हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, वो एंड होता है. अब हम इस चैप्टर में क्या देखते हैं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, एंड देयर इज सम डिस्कशन और सम क्वेश्चंस टू डिस्कस ऑल्सो, तो उनके आंसर्स भी हम यहाँ पर करने वाले हैं. सो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसकी पूरी डिटेल्ड हमने रीडिंग कर ली, लाइन बाय लाइन, एक भी वर्ड नहीं छोड़ा. इवन जो पैराग्राफ्स एंड बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे वो भी हमने फुल कंप्लीट कर लिए. क्लियर. सो अब आ जाते हैं हम इस फर्स्ट सेक्शन पे एक्सरसाइज में, जहां पर दिया हुआ है इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम. सो अगर आपको किसी आर्कियोलॉजिस्ट से मिलवा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको उसका इंटरव्यू लेना है, तो सबसे पहले तो आप क्या सोचोगे, भाई वो आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका इंटरव्यू हम क्यों लेने लगे. इंटरव्यू इन द सेंस आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि आपका जॉब क्या है, क्या करते हो आप, कैसे करते हो, क्यों करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं ना. तो वही कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आएंगे. आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता चल गया, याद है अभी भी या नहीं, जो भी हिस्ट्री की स्टडी कर रहा है. हिस्ट्री की स्टडी से मतलब क्या है, जो पास्ट में ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट. क्लियर है. क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि फर्स्ट आ जाएगा कि आर्कियोलॉजी होता क्या है, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा गैदर करते हैं, आर्कियोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम को कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये जनरली आ जाते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में फर्स्ट इज नर्मदा वैली. सो नर्मदा वैली कहाँ पर आ जाएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग. क्यों आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग जो गैदरर्स थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, वो कहां पर थे, नर्मदा वैली में थे. देन मगध क्या है, मगध गंगा के साउथ में था, रिवर गंगा के साउथ में था, एंड वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्दर बिहार का, जो कि फर्स्ट बिग किंगडम में काउंट होता है. तो मगध हो गया द फर्स्ट बिग किंगडम. देन आता है गैरो हिल्स. सो गैरो हिल्स क्या है, अर्ली एग्रीकल्चर जो है वो गैरो हिल से स्टार्ट हुआ, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 3. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो जो फर्स्ट सिटीज फॉर्म हुई हैं वो कहां से हुई, इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज से. और गंगा वैलीज के अराउंड सिटीज का फॉर्मेशन कब हुआ है, अराउंड 2500 ईयर्स एगो. एंड इंडस वैली के अराउंड कब हुई सिटीज का फॉर्मेशन, अराउंड 4700 ईयर्स एगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच का डिफरेंस हमें बताना है. क्या डिफरेंस हो जाएगा, अभी यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ के तो समझ आया ही होगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, बट यहाँ आंसर में और देख लेते हैं हम कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं वो हैंड रिटन होते हैं, एंड इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो भी एनग्रेव्ड किए होते हैं बाय हैंड. तो हैंड रिटन किसी इंक की हेल्प से, या जो प्लांट के सैप होता था, कलर्ड पिगमेंट्स होते थे, उसकी हेल्प से लिख रहे हैं, या फिर वुडन स्टिक की हेल्प से, पाम ट्रीज
पाम लीव्स पे लिखते हैं, और इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, किसी एक हार्ड सरफेस के ऊपर एनग्रेव की जा रही है राइटिंग। क्लियर? सो एनग्रेव कहां पर हो रहा है, इंस्क्रिप्शन में, एंड हैंड रिटन है मैन्यूस्क्रिप्ट में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा क्या, कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो पाम लीव्स पर होती थी, एंड इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो कहां पर होते थे, हार्ड सरफेसेस पर होते थे। क्लियर? सिंपल से डिफरेंस है। Now the next is let's discuss। तो अब हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है देखते हैं हम। Return to राशिदा's question, can you think of some answers to it? तो राशिदा के जो क्वेश्चन थे उनके बेसिस पर कुछ आंसर हमें यहाँ पर मिल सकते हैं क्या। तो राशिदा का क्वेश्चन क्या था, How could anyone know what had happened so many years ago? So राशिदा का ये क्वेश्चन के आंसर क्या होता है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं, by reading books which were based upon the findings by historians and archaeologists through past remains such as manuscripts, inscriptions, tools and weapons। तो हम बिल्कुल अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, hundreds of years ago क्या हुआ, कैसे पता लगा सकते हैं, बुक्स जो लिखी गई उनको रीड करके, जो भी फाइंडिंग्स हुई हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी फाइंडिंग की हैं उनको पढ़ के, या फिर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, टूल्स एंड वेपन्स हैं इनको समझ के हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। नेक्स्ट वन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। सो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिल सकता है, बिल्डिंग्स के रिमेन मिल सकते हैं, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स मिल सकता है, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बोन्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं कहीं पर भी डिगिंग करने पे। कौन कौन सी चीज स्टोन से बनी है, टूल्स, वेपन्स, स्कल्पचर्स, ये सारी जो चीजें हैं ये बनेंगी किससे, स्टोन से। टूल्स, वेपन्स एंड स्कल्पचर्स। क्लियर? Now coming on to the next question, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? So जो ordinary men and women होते हैं वो क्या उन्होंने किया उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी मेन और विमेन जो होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नोटेबल वर्क नहीं किया हुआ है, एंड इवन दिस इज ट्रू, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल जो वर्क होता है ना वो उन्होंने नहीं किया होता है, दैट इज वाई वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वो एक ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं and they didn't even know about the readings and the writings। तो इसीलिए वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है, इसीलिए वो अपना जो भी वर्क है उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। Then next question ये आता है, describe at least 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers। तो आपको ऐसे वेज बताने हैं जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि किंग्स की लाइफ एंड फार्मर्स की लाइफ जो है वो डिफरेंट थी। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि किंग्स एंड फार्मर की लाइफ डिफरेंट थी। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि फार्मर को फील्ड में हार्ड वर्क करना होता था, जबकि किंग की जो ड्यूटी थी वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की थी, तो वो अपने किंगडम में बैठ के ही ये कर सकते थे। बट फार्मर्स को फील्ड पे जाके हार्ड वर्क करना होता था फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड एंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स। इसके अलावा जो किंग्स थे उनको बैटल फॉट करने पड़ते थे, अपनी विक्ट्रीज का वो रिकॉर्ड रखते थे, जबकि फार्मर्स एक ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड करते थे एंड वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। सो ये 2 पॉइंट्स में हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स एंड किंग्स की जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी। नाउ द कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड craft person on page 1, list at least 5 different craft that you know about today। Are the craft person men, women, both men and women। So सबसे पहले तो क्या है, आपको पेज नंबर 1 पे क्राफ्ट पर्सन जो दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रॉपरली रीड कर रहे थे या ध्यान दे रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमने क्राफ्ट पर्सन वर्ड जो है वो अंडरलाइन भी किया था। अब प्रेजेंट और टुडे जो आर्ट क्राफ्ट के फॉर्म है वो क्या क्या है, वीविंग, कारपेंटरी, डाइंग, पॉटरी मेकिंग, कारपेट मेकिंग, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट हैं जो इवन टुडे भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड टुडेज वर्ल्ड men and women both are craft person, not only men or not only women, both men and women are craft person।
Then 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। तो पास्ट में जो भी बुक्स रिटन है वो किस सब्जेक्ट पे बेसिस थे। सो जो बुक्स थी ना पास्ट में वो सारे टाइप के सब्जेक्ट्स पे थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स पे थे, प्रैक्टिसेस जो थे रिलीजियस, किंग्स की लाइफ पे, दैट मीन्स कि उनकी बायोग्राफी, देन मेडिसिन और साइंस, सारे टॉपिक्स पे बुक्स थी। इसके अलावा एपिक्स थे, पोयम्स, प्लेज, ये सारे बुक्स भी थे। अब आपके चॉइस की बुक कौन सा है वो नेम तो आप ही लिख सकते हो कि आपको एपिक्स पढ़ना अच्छा लगेगा या पोयम्स, और इसके अलावा साइंस मेडिसिन से रिलेटेड कोई बुक, या फिर किंग के लाइफ के बारे में आपको जानने में इंटरेस्टेड है, और फिर रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट है। सो ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये बुक कौन सी होगी उसका नेम तो आप बेटर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो बताना ही है कि कौन से सब्जेक्ट थे, लास्ट में ये भी बताना है कि आप कौन सी बुक रीड करना चाहते हो। क्लियर है। सो ये डिफरेंट हो सकता है। नाउ ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पर एंड होते हैं, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं वो हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ, बिगनिंग कब हुई एग्रीकल्चर की, 8000 ईयर्स अगो। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस रिवर जो थी वहां पर फर्स्ट सिटीज का फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 4700 ईयर्स अगो। देन गंगा रिवर के अराउंड गंगा वैली में बिग किंगडम बना 2500 ईयर्स अगो। एंड प्रेजेंट जो है अबाउट 2000, जो प्रेजेंट बोलते हैं ना, द प्रेजेंट, इट इज अबाउट 2000 AD और CE, दैट इज एनो डोमिनी और द कॉमन एरा। सो ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जो चैप्टर 4 है वो एंड होता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आई होप मैंने जो रीडिंग की है एंड एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको समझ आया होगा। जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं अब आप ये अपने आप से लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए। क्लियर है। बट अगर कोई डाउट होता है, कहीं पर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आए, या फिर आपको किसी सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आए या कंफ्यूजन हो, सो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल, वर्क हार्ड टू नो अबाउट योर पास्ट। थैंक यू।